नमस्कार दोस्तों, सभी का उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक को लेके जो सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है और इस तरह के प्रश्न हम लोगों से सामान्यतः सिलेबस में पूछे जाते हैं। जिस टॉपिक की हम लोग आज बात करेंगे, जो आज का हमारा टॉपिक है वह है भारत में बदलती कृषि और उद्योग की प्रवृत्तियां। भारत में बदलती कृषि और उद्योग की प्रवृत्तियां। सामान्यतः इस टॉपिक में जो प्रश्न हम लोगों से पूछे जाते हैं, मैं उन प्रश्नों की बात करूंगा जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। यदि हम उद्योग के लेके चलें कि उद्योग को लेके अब तक कैसे प्रश्न पूछे गए, तो सामान्यतः उद्योग को लेके जो प्रश्न पूछे गए कि ब्रिटिश भारत में यानी स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के बाद में भारत में उद्योगों के विकास के लिए क्या क्या बदलाव किया गया। बदलाव दो रूप से किया गया। एक बदलाव किया गया था नीतिगत बदलाव, और दूसरा जो बदलाव किया गया था वह क्या गया था, संस्थागत बदलाव। नीतिगत और संस्थागत, सामान्यतः हमारा जो प्रश्न है वह संस्थागत बदलाव को लेके ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन वर्तमान सरकार की बात करें तो नीतियों पर कई बदलाव किए गए हैं, कई नीतियों में बदलाव आया है। तो कहीं ना कहीं हमारा प्रश्न नीतिगत बदलाव या संस्थागत बदलाव को लेके पूछा जाता है। बात करें संस्थागत बदलाव क्या है या नीतिगत बदलाव क्या है, तो हम एक एक पॉइंट्स को लेके चलेंगे और एक एक पॉइंट्स, हालांकि ये टॉपिक इकोनॉमिक्स से टच रहता है, कुछ चीजें आपको इकोनॉमिक्स से यहां लानी पड़ी। जो आंकड़े हैं वो इकोनॉमिक्स से लाने पड़ेंगे कि इकोनॉमिक्स में जो आंकड़े हम लोगों को दिए गए हैं, जैसे जीडीपी में उद्योगों की भूमिका है, उद्योगों का जो प्रतिशत है, या कृषि का जो परसेंटेज है जीडीपी में, या ये हम देख सकते हैं कि वर्तमान में जनसंख्या का में जो है कृषि और उद्योगों का क्या है। तो उन सभी को लेके जो प्रश्न यहां से बनते हैं, मैं उन प्रश्नों को लेके चलूंगा और किस तरह के प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों की मैं आपको बात करूंगा। तो देखिए, आज हम बात करेंगे सबसे पहले उद्योगों की, कि उद्योगों में क्या क्या बदलाव हुआ है, और उसके बाद हम बात करेंगे कृषि की, कि कृषि को लेके क्या क्या बदलाव हुआ है। देखिए, वर्तमान सरकार की बात करें, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र और राज्य सरकार ने, दोनों ही सरकारों ने वर्तमान में उद्योग और कृषि पर बहुत ध्यान दिया है। इसका मतलब यह है कि इन्होंने औद्योगिक विकास और कृषि की जो है संभावनाओं को, कृषि क्षेत्र की संभावनाओं को बढ़ाने का बहुत ज्यादा प्रयास किया है। और इसी कारण इन टॉपिक में से जो प्रश्न हम लोगों से पूछे जाएंगे, सामान्यतः वो प्रश्न संस्थागत हो सकते हैं या दूसरे हो सकते हैं नीतिगत, कि वर्तमान में भारत में ब्रिटिश काल में और ब्रिटिश काल के बाद में क्या नीतिगत और कौन कौन से संस्थागत परिवर्तन हुए। तो पहले हम उद्योगों को लेकर चलते हैं कि भारत में उद्योगों का क्या बदलाव हुआ है। तो भारत में उद्योगों की बात करेंगे तो हम स्वतंत्रता से पूर्व से चलेंगे और वर्तमान तक चलेंगे कि वर्तमान तक कौन कौन से बदलाव हुए हैं। तो देखिए, एक बार इसका एक फ्लो चार्ट है वो हम बना लेते हैं कि क्या हमारा यहां से प्रश्न बनता है। भारत में बदलती औद्योगिक प्रवृत्तियां, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे सबसे पहले स्वतंत्रता से पूर्व, और सेकेंड बात करेंगे
स्वतंत्रता के पश्चात। स्वतंत्रता के पश्चात जो बदलाव हुआ वह दो प्रकार से किया गया। फर्स्ट नीतिगत और दूसरा संस्थागत। और नीतिगत परिवर्तन कौन कौन से हुए? तो नीतिगत परिवर्तन में हम बात करेंगे तो विभिन्न प्रकार की हमारी औद्योगिक नीतियों की जो घोषणा की गई है, समय समय पर जो औद्योगिक नीतियों में बदलाव हुआ है वह सब नीतिगत है। विभिन्न प्रकार की योजनाएं, औद्योगिक विकास को लेकर विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं चलाई गई है वह सब नीतिगत है। संस्थागत में कि औद्योगिक विकास के लिए विभिन्न प्रकार की संस्थाओं की स्थापना की गई है, संस्थाओं के स्वरूप को बदलाव दिया गया है, तो उन सबको हम लोग बात करेंगे संस्थागत में कि क्या परिवर्तन। उससे पहले हम बात करेंगे स्वतंत्रता से पूर्व। ऐसा नहीं है कि सभी औद्योगिक बदलाव स्वतंत्रता के बाद में हुए, स्वतंत्रता से पहले भी उद्योग का बदलाव हुआ, लेकिन स्वतंत्रता से पहले जो भी उद्योगों की स्थापना की गई थी वह ब्रिटिश शासन ने अपने आर्थिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए की। और जब ब्रिटिश शासन ने आर्थिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए की तो उन्होंने उन्हीं उद्योगों को बढ़ावा दिया जिनसे उनको आर्थिक लाभ ज्यादा हुआ। सामान्यतः देखा जाता है तो हम पढ़ते हैं कि ब्रिटिश, एक टॉपिक हमारा हिस्ट्री में आता है जिसको हम बोलते हैं ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, एक टॉपिक चलता है और उसी में हम लोग एक बात करते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने जो भारत के जो परंपरागत जो उद्योग थे, जैसे लघु उद्योग है या हस्तकलाओं का है, उन सबको विनाश किया, यानी उन सबका जो है विनाश किया और उन्होंने अपने आर्थिक स्वार्थ को बढ़ावा देने के लिए बड़े उद्योगों को बढ़ावा दिया। तो इसलिए पहले हम बात करेंगे कि स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश शासन ने, यानी ब्रिटिश सरकार ने कौन कौन से औद्योगिक विकास के कदम उठाए। तो देखिए, ब्रिटिश शासन में यदि हम बात करें तो ब्रिटिश शासन में स्वतंत्रता से पूर्व जो औद्योगिक विकास का जो चरण शुरू हुआ वह शुरू हुआ था 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय। एक गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी और उसके शासनकाल में भारत में औद्योगिक जो है बदलाव शुरुआत हुआ। और औद्योगिक बदलाव की बात करें तो 1853 में ही सबसे पहले जो है एक लोहा गलाने के संयंत्र की स्थापना की गई और वहीं से भारत में जो है उद्योगों का बदलाव शुरू हुआ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत में कहां कहां कौन कौन से उद्योगों की स्थापना की गई जो औद्योगिक संस्थागत परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। उसके बाद हम बात करेंगे स्वतंत्रता के बाद में क्या परिवर्तन हुआ और कैसे प्रश्न हम लोगों से पूछे गए। तो देखिए, हम बात करेंगे स्वतंत्रता से पूर्व। तो यदि हम ये भारत का मैप है, स्वतंत्रता से पूर्व स्थापित औद्योगिक इकाइयां कि स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश काल में कौन कौन सी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की गई और कहां कहां की गई। उसके बाद हम स्वतंत्रता के बाद की बात करें कि स्वतंत्रता के बाद में कौन कौन से प्रयास किए गए। तो देखिए, हम स्वतंत्रता से पूर्व की बात करें तो स्वतंत्रता से पूर्व सबसे पहले जो 1854 में सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई, सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई थी मुंबई में 1854 में। यद्यपि यह कहा जाता है कि सूती वस्त्र मिल की स्थापना 1818 में भी कर दी गई थी कोलकाता में। फोर्ट ग्लोस्टार एक स्थान था, फोर्ट ग्लोस्टार में की गई थी, लेकिन वह असफल रही और इसलिए सफल जो शुरुआत हुई थी सूती वस्त्र उद्योग की, जो शुरुआत हुई थी वो 1854 में मुंबई से हुई थी। और इसीलिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारत में जो है सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है मुंबई को। यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है। भारत में सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई को कहा जाता है और यहां से भारत में सूती वस्त्र उद्योग की शुरुआत मानी जाती है, एक सफल शुरुआत। सेकेंड हम बात करें तो सूती वस्त्र के साथ साथ वहां पर जूट का भी बहुत ज्यादा तो था, तो
जूट के कारखाने की, यानी जूट के कारखाने की जो सबसे पहले स्थापना की गई थी वो की गई थी कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। क्योंकि 1855 में प्रथम जूट कारखाने की स्थापना कोलकाता, पश्चिम बंगाल में की गई थी। यदि इसमें कई बार हम लोगों से पूछा जाता है कि स्थान, तो स्थान है रिसरा। रिसरा नामक स्थान कोलकाता में जो है पश्चिम बंगाल में है, वहां पर प्रथम जूट कारखाने की स्थापना 1855 में की गई थी। और क्योंकि ब्रिटिश काल में सूती वस्त्र उद्योग और जूट उद्योग काफी चर्चा का विषय बना हुआ था, क्योंकि आज भी वर्तमान में देखा जाए तो पश्चिम बंगाल है वह पूरे भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य है। और ये कई बार हम लोगों से पूछा जाता है कि भारत में सर्वाधिक पटसन या जूट कहां होती है, तो पश्चिम बंगाल में होती है। और यदि हमें देश पूछा जाता है कि विश्व में सर्वाधिक जूट उत्पादक देश कौन सा है, तो देश आता है बांग्लादेश। देश पूछा जाए तो बांग्लादेश, और भारत के संदर्भ में पूछा जाए राज्य क्षेत्र तो पश्चिम बंगाल। इसी तरह से जूट के साथ साथ अनेक उद्योगों की हुई, तो हम उन उद्योगों की भी बात करेंगे साथ साथ। तो इसके बाद एक जो महत्वपूर्ण उद्योग आया वह आया सीमेंट उद्योग, यानी प्रथम सीमेंट कारखाना। इसकी स्थापना की गई थी चेन्नई में 1904 में। और भारत में प्रथम सीमेंट कारखाने की स्थापना चेन्नई में हुई थी, और वहीं से सीमेंट का उत्पादन शुरू हुआ और धीरे धीरे पूरे भारत में फैला। वर्तमान में देखा जाए तो सबसे ज्यादा सीमेंट बनाने के कारखाने हमारे आंध्र प्रदेश में है, जबकि सर्वाधिक सीमेंट की जो है उत्पादन वर्तमान में जो है हमारा भारत कर रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे और कई उद्योग है, जैसे बात करते हैं वर्तमान में जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, यानी वायुयान बनाने के कारखाने की स्थापना, यानी हवाई जहाज बनाने के कारखाने की जो पहली स्थापना है वह की गई थी बेंगलुरु में। प्रथम वायुयान निर्माण कारखाना बेंगलुरु में की गई थी। यद्यपि 1940 में इसकी स्थापना कर दी गई थी, लेकिन इसका प्रभाव ज्यादा स्वतंत्रता के बाद में आया। इसके साथ और भी कई छोटे छोटे और उद्योग, जैसे दिया सलाई उद्योग की बात करें तो दिया सलाई उद्योग की शुरुआत हुई थी प्रथम दिया सलाई कारखाना बड़ोदरा, गुजरात में की गई थी। तो इस तरह से हमारे जो है भारत में उद्योगों का विकास हुआ, और स्वतंत्रता के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे और कौन कौन से उद्योगों की स्थापना की गई। यही बात करते हैं, एक और है प्रथम ऊनी वस्त्र मिल की स्थापना कानपुर में की गई थी 1876 में। प्रथम ऊनी वस्त्र मिल की स्थापना की गई थी। माचिस उद्योग वही दिया सलाई या माचिस उद्योग बड़ोदरा से शुरू हुआ था। गुजरात से पहली जो स्थापना गुजरात में की गई थी 1923 के आसपास की गई थी। तो इस तरह से स्वतंत्रता से पूर्व जो है भारत में उद्योगों का विकास हुआ। राजस्थान में चित्तौड़गढ़, हम राजस्थान की भी बात करेंगे जब राजस्थान की उद्योग, दिया सलाई यानी माचिस उद्योग,
मैच बॉक्स, माचिस, दिया सलाई या माचिस या मैच बॉक्स। तो ये हमारे जो है स्वतंत्रता से पहले कहां है, इसमें और भी है, हम उनकी भी बात करेंगे। भारत में औद्योगिक क्रांति की बात करेंगे कि भारत में औद्योगिक क्रांति कब हुई। तो देखिए, भारत में यदि औद्योगिक क्रांति ब्रिटिश काल की बात करते हैं तो भारत में ब्रिटिश काल की औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 1853 लॉर्ड डलहौजी के समय मानी जाती है, जिसका प्रश्न हमें इतिहास में पूछा जाता है कि आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहते हैं। यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि आधुनिक भारत का निर्माता किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है। सामान्यतः हमें 4-5 जो है गवर्नर जनरल हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और वो फिक्स है। कौन कौन से मैं वापस एक बार रिपीट करना चाहूंगा, क्योंकि हो सकता है कि जो चीज़ ज्योग्राफी की है वो हिस्ट्री में नहीं पूछी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हिस्ट्री की है वो ज्योग्राफी में पूछी जाती है, ज्योग्राफी की हिस्ट्री में कहीं है। तो 4-5 जो गवर्नर जनरल है मैं उनका इसलिए करना चाहूंगा कि उनका जो है बहुत बार पूछा जाता है। सबसे पहला जो प्रश्न गवर्नर जनरल के संदर्भ में पूछा वो लॉर्ड डलहौजी को लेकर पूछा जाता है कि भारत में जो है आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहते हैं। तो क्यों कहते हैं, कैसे कहते हैं, मैं उसकी बात करूंगा। इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखा जाए तो भारत में जो संचार क्रांति आई, यानी जो हमारी तार सेवा की शुरुआत हुई वह लॉर्ड डलहौजी की देन है। भारत में जो परिवहन की क्रांति आई, जो है परिवहन संबंधी यातायातों का जो है, तो रेल का बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जो है कह सकते हैं ना शुरुआत जो हुई लॉर्ड डलहौजी के समय में हुई। बात करें वन विभाग की स्थापना, वनों के संरक्षण की जो सबसे पहले बात की गई थी वो लॉर्ड डलहौजी के संबंध में की गई थी। और नाप तोल के संदर्भ में जो किया गया था, या बात करें अपन उद्योगों के विकास के बात में किया गया था, ये सब उसमें की गई थी। तो इसलिए लॉर्ड डलहौजी को भारत का जो है आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। दूसरा, जब हम कृषि की बात करें तो कृषि में जो बदलाव आया था तो वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है कि कृषि की उद्योग की बदलती प्रवृत्तियों में बात करेंगे हम, लॉर्ड कॉर्नवालिस को बोलते हैं स्थायी बंदोबस्त का जन्मदाता जिसको बोलते हैं, या भारत में जो है ये कहा सकता है नागरिक सेवा का जनक जिसको हम लोग कहते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहते हैं कि जिला कलेक्टर का पद उसके संबंध में सर्जित किया गया था। तो ये प्रश्न कई बार हमें हिस्ट्री में पूछा था। फिर एक स्थानीय स्वशासन का जनक है तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, ये आप लोगों को पॉलिटी में पढ़ाया गया होगा जब स्थानीय स्वशासन हम लोग पढ़ते हैं। और वहीं एक लॉर्ड वेलेजली को पढ़ाया जाता है सहायक संधियों के संदर्भ में। लिखना है जरूर, मैं लिखूंगा इन चीजों को कि यूं ये बहुत बार पूछा जाता है। जनगणना की भी हुई थी, जनगणना हुई थी, लेकिन जनगणना से ज्यादा जो है स्थानीय स्वशासन बहुत ज्यादा पूछा था कि स्थानीय स्वशासन का जनक कौन था। पहला प्रश्न मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, आप नोट करते रहिए। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। स्थायी बंदोबस्त का जनक जो कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। बात करते हैं आधुनिक भारत का निर्माता लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। और सहायक संधियों का जो कहा जाता है वह कहा जाता है लॉर्ड वेलेजली को। भारत में वास्तव में सहायक संधियों की शुरुआत जो है वह की गई थी फ्रांसीसियों द्वारा की गई थी। अल्मीडो करके एक फ्रांसीसी था, उसके द्वारा कर दी गई थी, लेकिन भारत में जो उसकी शुरुआत जो की थी वो सबसे पहले की थी लॉर्ड वेलेजली को। तो सहायक संधियां की जन्मदाता कहा जाता है। तो ये प्रश्न कई बार हम लोगों से पूछा भी जाता है कि हम इनको इस साथ में हिस्ट्री को भी लेते चलेंगे कौन कौन से प्रश्न हमारे। इसके बाद हम बात करते हैं और कई चीजों की कि स्वतंत्रता के बाद में कितना बदलाव हुआ। तो देखिए, स्वतंत्रता के बाद की बात करते हैं कि स्वतंत्रता के बाद में भारत में क्या क्या बदलाव हुआ। तो मैं दो बदलाव एक साथ चलूंगा, एक तो नीतिगत बदलाव और दूसरा हम बात करेंगे वह करेंगे संस्थागत बदलाव। तो पहले मैं नीतिगत बदलाव की बात करूंगा कि स्वतंत्रता के बाद में भारत में कौन कौन से नीतिगत बदलाव हुए। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में बदलती औद्योगिक प्रवृत्तियां, कि स्वतंत्रता के बाद में भारत में क्या क्या औद्योगिक प्रवृत्तियों का बदलाव हुआ। तो दो तरह का बदलाव हुआ। फर्स्ट बात करेंगे हम नीतिगत बदलाव, और दूसरा बात करेंगे हम संस्थागत बदलाव। कहीं न कहीं जो ये टॉपिक मैं आपको करा रहा हूं, यहां से आपको
न्यूनतम एक प्रश्न तो मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है वह एक के साथ दो प्रश्न हम लोगों को दें, और इस टॉपिक से दो प्रश्न हमारे कौन से बनेंगे मैं उनकी भी चर्चा करूंगा कि क्या पूछा जा सकता है। तो देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में बदलती औद्योगिक प्रवृत्तियां, तो उद्योगों के बदलाव, कारण इसका सबसे बड़ा कारण था कि जब भारत आजाद हुआ उस समय भारत की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि भारत जो है सीधा ही औद्योगिक स्तर पर विकास कर सके। इसलिए भारत ने जो है उद्योगों को जो है विकास कृषि के साथ साथ किया, क्योंकि भारत शुरू से ही कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाला देश रहा है, और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाला देश होने के कारण जो है कृषि को ज्यादा महत्व दिया गया। तो देखा गया है कि शुरू की प्रथम, द्वितीय और जो तृतीय, जो 3 पंचवर्षीय योजनाएं आई उनमें ज्यादा कृषि को महत्व दिया, कृषि और कृषि संबंधी गतिविधियों को महत्व दिया, साथ में उद्योगों को रखा गया, लेकिन पूर्ण रूप से औद्योगिक विकास की बात हम लोग नहीं किए। तो इसलिए स्वतंत्रता के बाद में जो नीतिगत बदलाव आया, सबसे पहले बदलाव आया वह आया औद्योगिक नीति के रूप में। और भारत ने या तत्कालीन सरकार ने औद्योगिक नीतियों की घोषणा की। तो यहां से हमारा जो पहला प्रश्न यह आता है कि भारत में सर्वप्रथम औद्योगिक नीति यानी प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई। तो बात करते हैं अपन प्रथम औद्योगिक नीति कि भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की जो घोषणा की गई थी वह 8 अप्रैल 1948 में की गई। तो पहला शुरुआत हो गया कि स्वतंत्र भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की थी? 1948 में, 8 अप्रैल 1948 में की गई थी। और इसमें क्या किया गया तो हम बात करेंगे। यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि प्रथम औद्योगिक नीति में एक परिभाषा दी कि भारत जो है एक जो अर्थव्यवस्था होगी वह कैसी अर्थव्यवस्था होगी? मिश्रित अर्थव्यवस्था। और यह प्रश्न हमें एग्जाम सेकंड ग्रेड में पूछा गया है, और प्रश्न पूछा गया था मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है या मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। इस तरह से हमारा प्रश्न पूछा जाता है। तो भारत में जो है प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 1948 में की गई, और जिसमें कहा गया कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी होगी? मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। तो यह प्रश्न हम लोगों से पूछा जा सकता है कि भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसका संबंध किससे है? तो भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसका संबंध है प्रथम औद्योगिक नीति 8 अप्रैल 1948। सेकंड प्रश्न इसी से जो बनता है वह बनता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है जहां सार्वजनिक प्लस निजी, सार्वजनिक और निजी दोनों भागीदारी यदि एक साथ रहती है तो वह कहलाती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। और यह हमारा प्रश्न सेकंड ग्रेड में कई बार इकोनॉमिक्स में पूछा जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था है जहां सार्वजनिक और निजी दोनों की संयुक्त भागीदारी होगी, वह अर्थव्यवस्था कैसी कहलाएगी? मिश्रित अर्थव्यवस्था। और भारत में इसकी शुरुआत स्वतंत्रता के बाद में 1948 से शुरू हो गई। तो हमारा प्रश्न यहां प्रथम औद्योगिक नीति को लेके, उसके प्रारंभ को लेके और उसके संबंध में दिए गए वक्तव्य को लेके पूछा जा सकता है। कृषि प्लस उद्योग, कहीं कमेंट्स कर रहे हैं कि कृषि प्लस उद्योग, कृषि और हम पहले उद्योगों की बात करेंगे। जब उद्योगों की बात करेंगे, क्योंकि भारत में जो उद्योग है उनका जो वर्गीकरण किया गया वो 3 आधार पर किया गया है। पहला आधार किया गया जो है निवेश के आधार पर, उसकी बात हम करेंगे। दूसरा जो आधार है वह कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर, और तीसरा आधार है वह है स्वामित्व के आधार पर। तो तीनों को जो यदि हम बात करेंगे तो हमारे लिए यहां जो है प्रभाव ज्यादा रहेगा अपेक्षाकृत कृषि के। हालांकि कृषि की पूरे टॉपिक की हम बात करेंगे, लेकिन पहले मेरा उद्योग ज्यादा रहेगा, क्योंकि वर्तमान सरकार ने औद्योगिक विकास जो हमारा द्वितीय क्षेत्र है उसको बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान दिया गया है, न कि प्राथमिक और तृतीय क्षेत्र को। हाँ, द्वितीय क्षेत्रों के साथ साथ प्राथमिक क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र तीनों आगे बढ़ते हैं, तीनों का एक समानांतर जो चलता है, इसलिए हम लोग इसको ज्यादा महत्व देंगे। तो पहला ये कि पहली औद्योगिक नीति जिसमें जो है औद्योगिक नीति का किया गया।
फिर बात आता है कि जब 1948 में हुई तो औद्योगिक नीति में कुछ कमियां थी। जब शुरुआत होती है तो कुछ कमियों के साथ होती है। तो द्वितीय औद्योगिक नीति यानी सेकंड जो औद्योगिक नीति की बात करते हैं, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड और क्या क्या औद्योगिक नीतियों में बदलाव किया गया और किस तरह के प्रश्न हम लोगों से पूछे गए। वापस एक बार मैं लिख देता हूं, प्रथम औद्योगिक नीति, आठ अप्रैल 1948 और इसमें कहा गया भारत की अर्थव्यवस्था को परिभाषित किया गया कि भारत कैसी अर्थव्यवस्था होगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश होगा। सेकेंड बात करेंगे हम द्वितीय औद्योगिक नीति की। इसकी घोषणा सन 1956 में की गई, 1956 में की गई। और इसमें जो हमारा एक प्रश्न आता है वह प्रश्न आता है कि प्रथम में तो मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, द्वितीय औद्योगिक नीति में इन्होंने जो है भारतीय उद्योगों को श्रेणीबद्ध किया। श्रेणीबद्ध किया का मतलब है कि भारतीय उद्योगों की कैटेगरी बना दी, जिसमें 3 श्रेणियां बनाई गई, श्रेणी ए, श्रेणी बी और श्रेणी सी। ए श्रेणी में केंद्र सरकार के उद्योगों को शामिल किया गया जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थे। बी श्रेणी में राज्य सरकार के उद्योगों को शामिल किया जिस पर राज्य सरकार का स्वामित्व था। और सी श्रेणी में जो ए और बी में शामिल नहीं थे, इसका मतलब निजी क्षेत्र वाले उद्योगों को, और सहकारी क्षेत्र के, निजी और सहकारी क्षेत्र के जो उद्योग है वह सब सी श्रेणी के उद्योगों में डाला गया। तो यहां से हमारा एक प्रश्न जो पूछा जाता है वह पूछा जाता है भारतीय उद्योगों का आरक्षण किसे कहा जाता है। प्रश्न में पूछा जाता है, इनडायरेक्टली पूछा जाता है, और वह प्रश्न है भारतीय उद्योगों का आरक्षण की संज्ञा किसे दी गई। तो देख लीजिए यहां पर जो है उद्योगों को श्रेणीबद्ध किया गया, आरक्षित किया गया कि ए श्रेणी में वो उद्योग आएंगे जो केंद्र सरकार के स्वामित्व में रहेंगे, बी श्रेणी में वो उद्योग आएंगे जो राज्य सरकार के स्वामित्व में रहेंगे, और सी श्रेणी में वो आएंगे जो केंद्र और राज्य के साथ नहीं है, वह जो है निजी या सहकारी क्षेत्र के। तो हमारा प्रश्न यहां से बन सकता है कि भारतीय उद्योगों का आरक्षण की संज्ञा किसे दी गई थी। तो द्वितीय जो औद्योगिक नीति 1956 है, इसको भारतीय उद्योगों का आरक्षण की संज्ञा दी गई थी। तो ये सामान्य ज्ञान के लिए है पूरा, ये फर्स्ट पेपर की ही है। फर्स्ट पेपर के अकॉर्डिंग ही मैं आपको बता रहा हूं कि फर्स्ट पेपर में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। फर्स्ट प्रश्न में पूछा जाता है कि तो मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न यहां से बनता है कि भारतीय उद्योगों का आरक्षण की संज्ञा किसे दी गई है। और हालांकि इसलिए ये चीजें कि इसमें 3 कैटेगरी बनाई गई थी, ए, बी और सी। इसके बाद हम तीसरी बात करते हैं, तीसरी नीति। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे की बात करते हैं।
सबके बारे में बताऊंगा, राहुल किला के बारे में, भिलाई के बारे में, जितने प्रश्न यहां से बनते हैं उन सभी प्रश्नों की मैं बात करूं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं एक एक पॉइंट को लेकर चल रहा हूं कि क्या क्या प्रश्न हमारे यहां से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जहां तक मेरा अनुभव है कि काफी प्रश्न हम लोग जो है डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जबकि ज्योग्राफी एक ऐसा है, अब सिस्टम से चलेंगे तो ज्यादा से ज्यादा प्रश्न हम लोगों से लिखा है 20 अप्रैल 1956, ये सही है 20 अप्रैल 1956 को जो हुई थी, लेकिन हम लगभग यहां जब प्राचीन की बात करते हैं तो लगभग हम उसकी बात करते हैं सन की, कि वह नीति कौन से सन में लागू की गई। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सही है, पंडित तत्कालीन जो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही यह शुरू की गई थी। तीसरी बात करते हैं, इसके बाद 1956 से लगाकर 1985 तक अनेक औद्योगिक नीतियों की घोषणा की गई समय समय पर, लेकिन उसमें से कौन सी औद्योगिक नीतियां वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं उन्हीं औद्योगिक नीतियों की बात करूंगा जो हमें पूछी जाती है। तो हम बात करते हैं इसके अलावा कौन कौन सी हमें पूछी जा सकती है। तीसरी बात करेंगे हम औद्योगिक नीति 1973 की। औद्योगिक नीति 1973 यह हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस औद्योगिक नीति में पहली बार सीमित क्षेत्र में विदेशी निवेश की अनुमति दी गई। तो प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में जो है विदेशी निवेश की अनुमति जो है किस औद्योगिक नीति के तहत दी गई थी। औद्योगिक नीति 1973 के तहत भारत में जो है विदेशी निवेश की अनुमति दी गई। यह प्रश्न इसलिए आ सकता है क्योंकि वर्तमान सरकार ने जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को ज्यादा बढ़ावा दिया है, और वर्तमान जो है हम बात करें इस समय कि भारत जो है सर्वाधिक विदेशी निवेश प्राप्त करने वाला देश भी माना जाता है, और जिसका प्रश्न आ रहा है इसमें भी पूछा गया कि सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस देश के द्वारा किया जाता है, तो हम लोग कहते हैं मॉरिशस के द्वारा। तो ये प्रश्न विदेशी निवेश क्यों, यह हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। तो देखिए कि किसी देश के यदि विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाना है, किसी देश के विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाना है, यदि आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, और जिस देश के पास विदेशी मुद्रा भंडार ज्यादा होता है वह देश उतना ही आर्थिक दृष्टि से शक्तिशाली माना जाता है। और इसलिए हम लोगों से एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले विदेशी निवेश कब की अनुमति किस नीति के तहत दी गई थी। औद्योगिक नीति 1973 के तहत दी गई थी। और भारत में या विश्व में वर्तमान में जिस सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का जो है वह है, एक तो विदेशी निवेश को या तो बढ़ा दीजिए या दूसरा पर्यटन को बढ़ा दीजिए। ये दोनों ही टॉपिक आपके हैं, एक भारत के संदर्भ में, एक राजस्थान के संदर्भ में। पर्यटन राजस्थान के संदर्भ में, पर्यटन विदेशी निवेश के बाद में दूसरा एक ऐसा उद्योग है जिससे विदेशी भंडार ज्यादा प्राप्त होता है। इसीलिए जो भी देश विकसित देश हैं वहां दो चीजें मिलेगी, या तो विदेशी निवेश ज्यादा बढ़ा हुआ, या वहां पर्यटन की दृष्टि से बहुत ज्यादा से। महारत्न कंपनियों की भी बात हम आगे करेंगे जब नीतिगत बदलाव करेंगे तो उसके अंतर्गत। तो हमारा प्रश्न यहां से बन सकता है कि पहली बार बहुराष्ट्रीय कंपनियों को विदेशी निवेश की अनुमति कब दी गई। बहुराष्ट्रीय कंपनी को स्वतंत्र भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को विदेशी निवेश की अनुमति कब दी गई थी। 1973 में। तो प्रश्न आता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहेंगे। तो देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनी की हम लोग बात करते हैं तो बहुराष्ट्रीय कंपनी का तात्पर्य है कि वे कंपनी या वह कंपनी जो दो या दो से अधिक देशों में अपनी व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन करे। दो या दो से अधिक देशों में व्यावसायिक
गतिविधियों का यदि संचालन करती है, दो या दो से अधिक देशों में कोई भी ये कंपनी है अपनी व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन करती है तो वह कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। तो हमें बहुराष्ट्रीय कंपनी को लेकर भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी से क्या तात्पर्य है। इसके बाद हम बात करते हैं चौथी, औद्योगिक नीति 1977 की। 1977 में क्या क्या कि 73 में जो अनुमति दी गई विदेशी निवेश की, वह 77 में क्या कर दी गई, प्रतिबंधित कर दी गई। यानी विदेशी निवेश को प्रतिबंधित कर दिया गया। यानी विदेशी निवेश को क्या कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया। फेरा और फेमा की भी हम बात करेंगे लास्ट में कि फेरा क्या है, फेमा क्या है। तो ये चार ऐसी औद्योगिक नीतियां जो 1985 के आसपास 86 तक चली। उसके बाद 1986 में एक और औद्योगिक नीति आई, औद्योगिक नीति 1986। इसमें लाइसेंस प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया। इसमें लाइसेंस प्रक्रिया का क्या किया गया, सरलीकरण किया गया। तो इस तरह से ये 3 पॉइंट्स हम लोगों को पूछे जाते हैं औद्योगिक नीति में, जिसमें सबसे ज्यादा प्रश्न इंपॉर्टेंट है हमारा 1973 और 1956 और 1948 वाला और यह औद्योगिक नीति। इसके बाद में जो 1991 की औद्योगिक नीति आई उसको लेके हमारे कई प्रश्न बनते हैं, हम उनकी बात करते हैं कि इसके अलावा क्या किया गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद पूछा जाता है। प्रतिबंधित करने का दूसरा कारण था कि भारतीय उद्योगों पर ब्रिटिश प्रभाव यानी अन्य जो देशों बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभाव नहीं हो, क्योंकि स्वदेशवाद शुरू हुआ गया था वहां, जैसे कहते हैं ना स्वदेशियों के प्रति जो है वह शुरुआत हुई थी। इसलिए हमें से 48, 56, 73, 77 और 86 उसमें से मुख्य रूप से 48, 56 और 73 हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। और इसके बाद जो औद्योगिक नीति आई जिसको कहा गया नवीन औद्योगिक नीति 1991, पीवी नरसिंहा राव के समय आई थी। पीवी नरसिंहा राव के समय जो है नवीन औद्योगिक नीति आई थी, जिसकी शुरुआत जुलाई 1991 में हुई थी। यानी जुलाई 1991 में जो है नवीन औद्योगिक नीति 1991 में जो आई, जो जुलाई 1991 में भारत सरकार द्वारा घोषित की थी, उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिंहा राव। और यह औद्योगिक नीति भारत में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वह है कि इसमें 3 नए शब्दों का जो है उदय हुआ, जिसमें पहला शब्द है वैश्वीकरण, दूसरा है उदारीकरण और तीसरा है निजीकरण। ये 3 शब्द नए जोड़े गए और यह प्रश्न हमारे सेकंड ग्रेड में पूछा गया था, वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण का क्या तात्पर्य है। सेकंड ग्रेड में पूछा गया था वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण का क्या तात्पर्य है। तो देखिए, वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण की बात करें तो वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण कहेंगे किसी अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ना, कि किसी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व के अन्य देशों की अर्थव्यवस्था से जोड़ना कहलाता है वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण। यह सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका है और
यहीं से हमारे वैश्वीकरण की दौर शुरू हुआ। अर्थव्यवस्था में जो वैश्वीकरण का दौर हुआ था वह शुरू हुआ था आपके 1991 से। साथ में औद्योगिकी का उदारीकरण की शुरुआती, उदारीकरण का मतलब है कि लाइसेंस प्रक्रिया को सरल बनाया गया। लाइसेंस प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया कि पहले भारत में जो है सभी उद्योग केंद्र सरकार और बहुत ज्यादा था, तो इसमें यह तरह से लाइसेंस प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया और निजीकरण में किया गया कि सार्वजनिक स्वामित्व को कम कर निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया। यानी सार्वजनिक स्वामित्व, केंद्र सरकार के जो अंडर में या राज्य सरकार के अंडर में जो भी उद्योग थे, उनको उद्योगों को जो है उनके स्वामित्व को कम कर निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया। और वर्तमान में यदि बात करें तो केवल पूरे भारत में 2 ही ऐसे क्षेत्र हैं जो पूर्ण रूप से केंद्र सरकार के अंडर में हैं, बाकी सभी क्षेत्र जो है निजी क्षेत्र में काम आते हैं। इसलिए हमारा यहां से एक प्रश्न जो है जरूर पूछा जा सकता है कि औद्योगिक नीति 1991 में निम्न में से किस का संबंध किस से नहीं है? वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण, जो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। तो कहीं न कहीं हमारे वर्तमान में हम सार्वजनिक उद्योग की बात करें तो सार्वजनिक उद्योग के अंतर्गत हमारे केवल 2 ही क्षेत्र आते हैं जो आते हैं, एक तो रेलवे और दूसरा जो आता है वह आता है परमाणु या आणविक खनिज के संबंध में जो भी है। ये 2 क्षेत्र केंद्र सरकार के पास है, बाकी सभी क्षेत्रों को जो है उन्होंने इसके साथ साथ बांट दिया है निजी क्षेत्र में, सार्वजनिक के साथ साथ निजी क्षेत्र में है। तो हमारे यहां से प्रश्न बनता है नवीन औद्योगिक नीति 1991 को लेके, और यह 3 प्रश्न जो है इसके संबंध में पूछे जा सकते हैं। इनके अर्थ को लेके पूछा जाए कि उदारीकरण का क्या तात्पर्य है, निजीकरण से आप क्या समझते हैं, या वैश्वीकरण क्या है। ये पीजी कुरियन ने की थी। ये सब ये दैट इज ये पार्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, नॉट ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हम केवल उसी की बात करें कि बदलाव क्या हुआ है। तो औद्योगिक नीति बदलाव हुआ तो वैज्ञानिक उद्योग करने की प्रवृत्ति का बदलाव हुआ। तो ये चीजें हम लोगों से बहुत बार पूछी जाती है। ये तो नीतिगत प्रयास हुए, और जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वह है कि 1991 की इस नीति में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया गया। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की शुरुआत जो हुई थी वह भारत में कब हुई थी? 1991 की औद्योगिक नीति के तहत हुई। और वर्तमान में भारत में जो है बात करते हैं लाइसेंस आधारित उद्योग। वर्तमान में भारत में लाइसेंस आधारित उद्योग 5 है। 5 ऐसे उद्योग हैं जिसमें लाइसेंस की जरूरत होती है। 5 उद्योग जो लाइसेंस आधारित उद्योग है, बाकी शेष सभी उद्योग सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी से चले जा सकते हैं। तो यह प्रश्न हम लोगों से पूछा जा सकता है कि भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की शुरुआत कब की गई थी? तो 1991 की औद्योगिक नीति के तहत की गई थी। और वर्तमान में 5 जो है ऐसे उद्योग हैं जिनमें लाइसेंस की है, और 2 ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर पूर्ण रूप से जो है केंद्र का स्वामित्व है, बाकी सब जो है अन्य क्षेत्रों में काम आते हैं। तो यह हमारा था एक नीतिगत जो है बदलाव हुए। इसके बाद अनेक बदलाव हुए, और एक जो सबसे बड़ा बदलाव आया, मैं उस बदलाव की बात करूंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो बड़ा बदलाव आया वह बदलाव मैं बात करूंगा कि वो बदलाव आया 2006 में, और 2006 का बदलाव वर्तमान में बहुत बार पूछा जाता है। ये हमें पूछा जाता है कि एमएसएमई अधिनियम कब आया? तो एमएसएमई अधिनियम 2006 में आया। एम का मतलब है माइक्रो,
एस का मतलब है स्मॉल, एम का मतलब है मीडियम, आई का मतलब है इंडस्ट्रीज। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग अधिनियम 2006, और इस अधिनियम की जो सबसे बड़ी उपलब्धि रही कि अभी तक हम लोगों ने जो बात की उद्योगों की, वहां पर उद्योगों का वर्गीकरण नहीं किया गया, और इसने इस अधिनियम के तहत विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में पूंजी निवेश, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में पूंजी निवेश के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण किया गया। और इसलिए यह हमारे इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों को यह पता भी होना चाहिए कि राजस्थान के संदर्भ में बहुत ज्यादा है कि राजस्थान सरकार ने वर्ष 2015 में एक नीति की घोषणा की जिसको हम बोलते हैं MSMI नीति 2015, जिसकी शुरुआत की गई थी 17 सितंबर 2015 को। और कहीं न कहीं हमारा प्रश्न 17 सितंबर को लेके पूछा जाता है कि 17 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 17 सितंबर को यह दिवस मनाया जाता है। और यह दिवस किस जयंती को मनाया जाता है, तो 17 सितंबर को जो है MSMI दिवस विश्वकर्मा जयंती पर मनाया जाता है। और यह प्रश्न हम लोगों से पूछा जा सकता है। क्यों पूछा जाता है कि 17 सितंबर 2015 को राजस्थान सरकार ने MSMI नीति की घोषणा की थी दिल्ली भवन, जो है जयपुर भवन दिल्ली में, और वहां से इस नीति की घोषणा की। और उसने जो है यह अधिनियम कहता है कि उद्योगों का जो है वर्गीकरण विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में निवेश के आधार पर किया जाता है, और इसी को लेकर राजस्थान सरकार ने अपनी एक नीति बनाई जिसको कहा गया सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग नीति 2015। और यह हमारा प्रश्न कई बार पूछा जा सकता है। अब इस उद्योग नीति से क्या परिवर्तन हो, मैं उसकी बात करूंगा। इस नीति के माध्यम से उद्योगों का वर्गीकरण किया गया और 3 भागों में वर्गीकरण किया गया जिसको हम कहते हैं निवेश के आधार पर। और जो मैं यहां सारणी बना रहा हूं वह सारणी आप लोगों के लिए जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बात करूंगा कि इस अधिनियम के आधार पर या राजस्थान सरकार की इस नीति के आधार पर उद्योगों को किस तरह से बांटा गया। निवेश के आधार पर 3 उद्योग दिए गए, सूक्ष्म या कई जगह लिखा हुआ है अति लघु उद्योग, दूसरा है लघु उद्योग, और तीसरा है मध्यम उद्योग। जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये प्रश्न एलडीसी में डायरेक्ट वैसा ही पूछा गया जैसा मैंने यहां एक डायग्राम बनाया, मैं बताऊंगा कि क्या प्रश्न था। इसमें कहा गया विनिर्माण क्षेत्र में और सेवा क्षेत्र। विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख रुपए तक और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपए तक निवेश किया जा सकता है। यदि अपन किसी भी उद्योग में 25 लाख रुपए तक का विनिर्माण क्षेत्र का मतलब है मशीनरी,
यदि हम 25 लाख रुपए तक की मशीनरी और 10 लाख रुपए तक का ये सेवा क्षेत्र का इन्वेस्ट करते हैं तो वह उद्योग जो है सूक्ष्म उद्योग या अति लघु उद्योग श्रेणी में आता है। उसके बाद हम बात करते हैं लघु, तो यहां हो जाएगा 25 लाख से 5 करोड़। यदि हम विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख से 5 करोड़ गए तो लघु उद्योग की है, और 10 लाख से 2 करोड़ की यदि हम बात करते हैं तो यह हो जाएगा हमारा लघु उद्योग। और इसमें 5 करोड़ से यदि हम 10 करोड़ की बात करते हैं निवेश में विनिर्माण क्षेत्र में, और 2 करोड़ से 5 करोड़ रुपए तक की यदि हम बात करते हैं सेवा क्षेत्र की, तो वो मध्यम श्रेणी की है। और इसमें से जो हमें प्रश्न पूछा गया था एलडीसी में, वह प्रश्न ये पूछा गया था, लघु उद्योग के संबंध में सही कौन सा है। सेवा क्षेत्र का मतलब है कि बैंकिंग के रूप में या किसी को एक सर्विस के रूप में यदि हम खर्च करते हैं, सर्विस सेक्टर में यदि हम खर्च कर सकते हैं तो अधिकतम 10 लाख रुपए तक, और मशीनरी अधिकतम हम 25 लाख रुपए तक की खरीद सकते हैं। विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख और सेवा क्षेत्र में सर्विस सेक्टर में यदि हम 10 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वह कहलाएगा सूक्ष्म। और इसमें कोई पर्टिकुलर नहीं है, और इसीलिए वर्तमान सरकार की यदि बात करें तो वर्तमान सरकार है, चाहे वो केंद्र की हो या राज्य सरकार की बात करते हैं, तो उन्होंने भी जो है इस तरह के आधार पर ही 17 सितंबर 2015 को राजस्थान राज्य सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग नीति 2015 की घोषणा की। और इसलिए प्रश्न हमारा पूछा जा सकता है कि 17 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है, तो 17 सितंबर को कहते हैं सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग दिवस, और इस दिन होती है विश्वकर्मा जयंती। तो यहां से हमारा एक प्रश्न करंट को लेकर सीधा पूछा जा सकता है। यह सभी एग्जाम्स, ऐसा कोई नहीं है राजस्थान सरकार का किसी भी, राजस्थान में यदि किसी भी संस्था का कोई भी एग्जाम है जिसमें उद्योग का हो, उसके संदर्भ में भी पूछा जा सकता है। कुटीर उद्योग की बात करते हैं, देखिए कुटीर उद्योग है वह परिवार है जहां पर 1 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। लेकिन कुटीर उद्योग की जो सबसे बड़ी बात है कि उसमें परिवार के सदस्य अधिकतम 9 सदस्य जो है भाग लेते हैं, उससे अधिक यदि 10 हो जाते हैं तो उसके लिए रजिस्टर पंजीकरण की आवश्यकता रहती है, और पंजीकरण की जैसी आवश्यकता होगी वह सब इस कैटेगरी में आ जाएगा। उसमें निवेश कितना किया जा सकता है, यदि निवेश इतना है तो सूक्ष्म, इतना है तो लघु, और इतना है तो मध्यम। इसलिए यह हमारे लिए जो है पूछा जा सकता है कि निवेश के आधार पर कितने निवेश की कैटेगरी पूछी जा सकती है, और यह पूछा जा सकता है कि इसके लिए कौन सा अधिनियम बनाया गया था, तो 2006 में बना था, और राजस्थान में कब इसकी नीति लागू की गई थी, तो 17 सितंबर 2015 को लागू की गई। कहीं न कहीं ये हमारे प्रश्न इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं और क्या बदलाव किया गया। और बदलाव हम लोगों को करंट में मिलेगा कि वर्तमान सरकार ने औद्योगिक विकास के लिए जो है कई नीतियां बनाई। उन नीतियों में कुछ योजनाएं हम लोगों से पूछी जाती है, और जो योजनाएं हैं वो मैं आपको बता देता हूं। एक तो कौशल विकास कार्यक्रम, ये हम लोगों से पूछा जा सकता है, इसके बारे में आप लोगों को करंट में देखना है। एक स्टार्टअप और स्टैंड अप योजना, स्टार्टअप और स्टैंड अप योजना भी आप लोग जरूर देख के जाएं, कहीं ना कहीं हमारा स्टार्टअप और स्टैंड अप योजना पूछी जा सकती है। और एक और जो है वर्तमान भारत सरकार ने एक और नीति शुरू की है जिसको कहते हैं विदेश व्यापार नीति, और विदेश व्यापार नीति भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो एक और मैं नीति की बात करूंगा जो नीतिगत बदलाव किया गया है। दो 2015 से 2020 ये एक पंचवर्षीय
नीति है जिसे विदेश व्यापार नीति कहा गया, और इस नीति के तहत विदेशी निर्यात को बढ़ावा देना, कि किस तरह से हम विदेशी निर्यात को बढ़ावा दे सकते हैं। और इसी ही कड़ी में हमारा एक और प्रश्न आता है, वह आता है कि मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया कार्यक्रम, कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो भारत सरकार का एक भारतीय जो है बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के आधार पर मेक इन इंडिया के रूप में जो एक कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया, हमने कह सकते हैं रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, उस मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत ही किस तरह से हम अपने भारत मेक इन इंडिया जो भारत में जो उसका विदेशों में निर्यात को बढ़ावा जा सके। और इसीलिए भारत सरकार द्वारा विदेश व्यापार नीति, एक पंचवर्षीय विदेश व्यापार नीति की घोषणा की। तो आपसे पूछा जाता है कि विदेश व्यापार नीति का संबंध है, उसका पंचवर्षीय योजना का संबंध क्या है, उसका पराश क्या है, उसका कार्य क्षेत्र कितने वर्ष की है, कब से कब तक की है, तो 2015 से 2020 तक की है। सही है, 25 सितंबर 2015 को विदेश व्यापार नीति की शुरुआत की गई थी। 25 सितंबर 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी और ये पंचवर्षीय योजना, इसका उद्देश्य था विदेशी निर्यात को कैसे बढ़ाया जाए और मेक इन इंडिया कार्यक्रम को कैसे ऊपर लाया जाए। और इसलिए हमारा यह प्रश्न जो है एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकता है कि विदेशी व्यापार नीति के संबंध में सही कौन सा कथन है, उसके संदर्भ में हम लोगों से पूछा जाता है। तो ये प्रयास हम लोगों के भारत सरकार द्वारा जो है औद्योगिक में नीतिगत किए गए। अब बात करते हैं संस्थागत क्या क्या प्रयास किए गए। तो संस्थागत प्रयास को लेकर हमारे प्रश्न कई बार पूछे गए हैं और उन प्रश्नों को लेते हुए मैं आपसे कहूंगा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं संस्थागत प्रयास, यानी बदलती औद्योगिक प्रवृत्तियों में क्या क्या संस्थागत प्रयास किए गए। तो देखिए, जब हम संस्थागत प्रयास की बात करें तो भारत सरकार ने उद्योगों के विकास के लिए विभिन्न प्रकार के उद्योगों की स्थापना की और उन्हीं स्थापनाओं में यदि हम भारत में देखा जाए तो सबसे बड़ा उद्योग है लोहा इस्पात उद्योग, जिसका प्रश्न पिछले 3 कंपटीशन की, यदि मैं सेकंड ग्रेड की बात करूं या मैं अभी एसआई की बात करें या पीटीआई की बात करें, तो सभी क्षेत्रों में इस क्षेत्र को लोहा इस्पात उद्योग को पूछा गया है। विदेश व्यापार नीति की शुरुआत कब हुई, अभी बताया 25 सितंबर 2015 को जो शुरुआत की गई थी इसकी। अब हम बात करेंगे संस्थागत प्रयास। कि बदलती औद्योगिक प्रवृत्तियों में संस्थागत प्रयास किया गया। तो संस्थागत प्रयास में जो सबसे पहला प्रयास है वह है लोहा इस्पात की स्थापना। यहां से हमारा प्रश्न हर बार हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना की बात करें, यद्यपि लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना की शुरुआत ब्रिटिश काल से हो चुकी थी और यदि हम भारत में बात करें तो भारत में सबसे पहले 1874 में कुल्टी पश्चिम बंगाल में प्रथम लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। यानी भारत में पहले लोहा संयंत्र की स्थापना 1874 में हुई। उसके बाद में 1907 में टिस्को की स्थापना की गई जमशेदपुर झारखंड में। टिस्को का मतलब है टाटा आयरन स्टील कॉरपोरेशन। टाटा आयरन स्टील कॉरपोरेशन की स्थापना जमशेदपुर में की गई थी झारखंड में।
और इसका एक प्रश्न हम लोगों से पूछा जाता है और पूछा भी गया है सेकंड गेट 2013 के अंतर्गत कि 4 उन्होंने जो है लौह इस्पात संयंत्रों के नाम दिए गए थे और पूछा गया था कि निम्न में से किसकी स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व की गई है, यानी स्वतंत्रता से पूर्व की गई थी। एक तो 1874 में हुई थी, दूसरी 1907 में हुई थी और एक और स्थापना की गई थी 1923 में, सॉरी 1918 बर्नपुर में की गई थी, वह भी पश्चिम बंगाल में, जिसको कहा गया इसको IIS को इंडियन आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन की स्थापना की गई। इसके बाद 1923 में एक और स्थापना की गई थी विश्वेश्वरैया की, शिमोगा कर्नाटक में। ये 4 ऐसे लौह इस्पात संयंत्र थे जो स्वतंत्रता से पूर्व स्थापित किए गए थे। बात करते हैं अपन स्वतंत्रता के बाद की, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसमें हमारा जो है यह पूछा जाता है 1907 का, और इसीलिए जमशेदपुर को हम टाटा नगरी के नाम से भी जानते हैं। कई बार पूछा जाता है टाटा नगरी किसे कहा जाता है, जमशेदपुर झारखंड को कहा जाता है, जहां पर टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन जो कि कारखाना है जिसकी स्थापना 1907 में की गई थी। तो यह प्रश्न हम लोगों से पूछा गया। बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद। तो देखिए स्वतंत्रता के बाद की बात करते हैं तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 3 लोहा इस्पात कारखानों की स्थापना की गई। एक की गई भिलाई में, दूसरी की गई दुर्गापुरा में और तीसरी की गई भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल और राउरकेला उड़ीसा। तीनों की जो संचालन जो किया गया वह क्या गया HSL, जिसका पूरा नाम है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। और यह प्रश्न अभी ऐसे ही या पीटीआई में जो यह प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से किसका संचालन हिंदुस्तान आयरन वर्क्स या हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के द्वारा नहीं किया जाता है, और यह प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि इनकी स्थापना किसके सहयोग से की गई। तो यदि हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की जो स्थापना की गई थी वह की गई थी रूस के सहयोग से। इसकी स्थापना की गई थी रूस के सहयोग से। यदि हम दुर्गापुरा की बात करें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दुर्गापुरा की बात करें तो ये ब्रिटेन के सहयोग से और इसकी स्थापना की गई थी जर्मनी के सहयोग से। भिलाई रूस के सहयोग से, दुर्गापुरा ब्रिटेन के सहयोग से और राउरकेला जो उड़ीसा में जर्मनी के सहयोग से की गई। और जहां तक मेरा अनुभव है, अभी हाल ही में यह बहुत ज्यादा करंट का विषय बना हुआ है, क्योंकि अभी देखा होगा भारत सरकार ने रूस के साथ एक समझौता किया है, औद्योगिक विकास को लेकर रूस के साथ समझौता किया है। तो कहीं ना कहीं हमारा प्रश्न यहां से बन सकता है कि 4 उद्योगों का नाम दे देंगे, मैच करो कि निम्न में से कौन सा सुमेलित है या
नहीं है। तो कहीं न कहीं ये सब द्वितीय पंचवर्षीय योजना के में की गई थी। यदि हम इनके सन की बात करें तो इसकी स्थापना 1955 में कर दी गई थी, लेकिन इसकी शुरुआत की गई थी 1959 में, यह भी 1959 में और यह भी 1959 में। तो ये 3 ऐसे लौह इस्पात संयंत्र है जिनकी स्थापना जो है आप इसके अंतर्गत की गई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के। इसके अलावा और कौन कौन से हैं तो मैं आपको मैप में बताना चाहूंगा कि किस तरह से हमारा मैप में पूछा जा सकता है। यदि हम यह भारत का मैप है तो मैं इस मैप में वापस मैं लोहा इस्पात संयंत्रों को बनाना चाहूंगा कि कौन कौन से बन सकते हैं। 1, 2, 3, एक ये 4, यह है दुर्गापुरा, यह है राउरकेला, यह है भिलाई। एक और जो मैंने बनाया है वह है बोकारो। यह झारखंड में है। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी रूस के सहयोग से तृतीय पंचवर्षीय योजना में। तो हमारा प्रश्न यहां से बन सकता है भिलाई छत्तीसगढ़, राउरकेला उड़ीसा और दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल। देखिए इसमें अंतर आपको आ रहा है कि ये तीनों जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, सेकंड जो है पंचवर्षीय द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुई थी इनकी स्थापना, और इसकी स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी। इसकी स्थापना रूस के सहयोग से की गई, इसकी स्थापना जो है जर्मनी के सहयोग से की गई और इसकी स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से की गई। तो कहीं ना कहीं यह सुमेलित करने में हमारा एक प्रश्न बन सकता है। तो आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अलावा और कौन कौन से हैं उनकी भी मैं बात करूंगा। इसके अलावा जो एक और स्थापना की गई थी वह की गई थी आंध्र प्रदेश में, जिसको कहा गया विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में की गई थी, जो कि तटीय क्षेत्र का है। तो प्रश्न आ सकता है कि भारत में तटीय क्षेत्र में स्थापित कौन सा है। तटीय क्षेत्र में स्थापित एकमात्र लोहा इस्पात संयंत्र है जिसका नाम है विशाखापट्टनम जो है। तो ये प्रमुख जो है भारत में लोहा इस्पात संयंत्र है। हालांकि बात करते हैं अपन यहां, तो यहां पर आएगा बर्नपुर, इसकी पहले हमने बात कर चुकी है बर्नपुर, और यहां पर आता है आपका कुल्टी, और यहां पर बात करें तो यह है टिस्को जमशेदपुर, और यहां बात करें तो यह है विश्वेश्वरैया शिमोगा कर्नाटक। तो ये भारत में प्रमुख लोहा इस्पात संयंत्र है, इनको लेके प्रश्न बन सकता है। तो आप इसका जो है करिए। पास्को की बात करें तो देखिए पास्को जो है सबसे पहले इसने उड़ीसा में प्लांट बनाने की बात की थी। यह दक्षिण कोरियाई कंपनी थी, और उसके बाद में इसने पास्को में उड़ीसा में जब इसको जमीन नहीं दी गई तो इसने महाराष्ट्र के आसपास, मुंबई के क्षेत्र के आसपास जो है बनाने की कोशिश की, लेकिन वहां पर राजनीतिक मतभेद के कारण वहां पर भी स्थापित नहीं किया। और वर्तमान में पास्को जो दक्षिण कोरियाई जो स्टील बनाने की कंपनी है, इसका कारखाना वर्तमान में है। एक सेलम भी है श्री तमिलनाडु में, उसकी भी मैं बात कर देता हूं। सेलम तमिलनाडु। लेकिन मुख्य रूप से हमको ये जो शुरू के मैंने 4 लिखवाए हैं और उसमें एक जमशेदपुर, इनको लेके बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये था हमारा एक जो है कहां कहां लोहा इस्पात संयंत्र है। यदि इसी हेडिंग की बात करते हैं तो भारत में लोहा इस्पात संयंत्र। इसके बाद दूसरी बात करते हैं और कौन कौन से हैं। तो इसके साथ दूसरा है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम उद्योग भी भारत में बहुत रहा है। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
एल्यूमिनियम के जो कारखाने या एल्यूमिनियम उद्योग की बात करें तो इसके भी कई कारखाने भारत में स्थापित किए गए हैं और उसमें जो मुख्य रूप से है वह सबसे पहला तो है रेणुकूट, उत्तर प्रदेश। जो हिंडाल्को का संयंत्र है। इसके बाद दूसरा है कोरबा, छत्तीसगढ़, यह बाल्को का है। हिंडाल्को, बाल्को, इन सब की मैं बात करूंगा, लेकिन पहले आपको यह क्लियर होना चाहिए कि कहां कहां हमारे एल्यूमिनियम के कारखाने हैं और उनका संचालन कौन सी कंपनी कर रही है। एक है मैटूर में, इसका संचालन कर रही है माल्को, और वहीं उड़ीसा में दो है, और दामनजोड़ी, ये दोनों ही हैं उड़ीसा में, और इसका संचालन करती है नालको। तो यह अब देखिए रेणुकूट में जो की गई है यह यूएसए के सहयोग से की गई है। नालको और इनकी बात करें तो ये फ्रांस के सहयोग से की गई है। माल्को की स्थापना करें तो ये इटली के सहयोग से की गई है। और जबकि कोरबा जो छत्तीसगढ़ में जो बाल्को का, यह भारत का है। हिंडाल्को का मतलब है हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड कॉरपोरेशन। नाल्को का मतलब है नेशनल एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन। माल्को का मतलब है मद्रास एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन, और बाल्को का मतलब है भारत एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन। तो हमारा जो प्रश्न यहां से बन सकता है वह प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से जो है हिंडाल्को द्वारा संचालित कौन सा है, या चारों के नाम लिख देंगे और सामने लिख देंगे कंपनी का निम्न में से कौन सी सुमेलित है या नहीं है। तो इस तरह के प्रश्न हम लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो ये भारत में एल्यूमिनियम उद्योग को लेके, एल्यूमिनियम के साथ साथ अनेक उद्योगों का भारत में विकास हुआ, उसकी भी बात करूंगा मैं कि और इसके साथ साथ कौन कौन से उद्योग हैं। तो उसमें एक पूछा जाता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो कि वायुयान बनाने का संयंत्र है, और यह है बेंगलुरु में। और यह प्रश्न सेकंड ग्रेड में पूछा गया था कि भारत में हवाई जहाज बनाने का कारखाना है बेंगलुरु में। एरोनॉटिक्स का जो कारखाना है वह बेंगलुरु में है, जहां से पर हवाई जहाज बनाया जाता है। हालांकि हमारे राजस्थान में भी किशनगढ़ में जो है भारत का सबसे जो है कह सकते हैं हल्का लड़ाकू विमान है तेजस, उसके पार्ट्स बनाए जाते हैं किशनगढ़ में। तो कहीं हमारा प्रश्न भारत के राजस्थान के संदर्भ में भी पूछा जा सकता है। कोरबा जो है भारत सरकार द्वारा संचालित है ये पूर्ण रूप से, जबकि यह अन्य देशों के सहयोग से संचालित है। इसके बाद एक और है जिसका नाम सुना होगा, हिंदुस्तान शिपयार्ड। हिंदुस्तान शिपयार्ड, यह है विशाखापट्टनम में, जो कि जहाज बनाने का कारखाना है। वहीं आपको एक और मिलेगा, उसकी भी मैं बात करूंगा, कोची शिपयार्ड। कोची शिपयार्ड ये केरल में है, और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। यह दोनों जो है जहाज निर्माण के प्रमुख कारखाने हैं। ये एल्यूमिनियम के, ये एरोनॉटिक्स का है। तो इस तरह से जो है हम लोगों से जो प्रश्न है कि यह हमारे संस्थागत प्रयास किए गए औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार के उद्योगों की विशाखा की गई। तो यहां से हमारा एक प्रश्न और बन सकता है इस तरह से।
इसके अलावा जो और की गई मैं उनकी भी बात करूंगा। एक हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, इसके दो कारखानों की स्थापना की गई। एक तो की गई देबारी उदयपुर में और दूसरा कारखाना इसका था तुंडू, धनबाद, झारखंड में। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, यह प्रश्न हमारे से कई बार पूछा था कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जिसकी स्थापना सन 1967 के अंतर्गत की गई थी राजस्थान में, और देबारी कई बार पूछा था। इसके अलावा एक और है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, एससीएल, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की बात करें तो यह इसकी स्थापना की गई थी खेतड़ी में, झुंझुनू राजस्थान में। और इसकी भी स्थापना भी सन 1966-67 के अंतर्गत की गई थी। तो यह भी प्रश्न हमारे राजस्थान के, जब हम उद्योग की बात करेंगे उसमें इनको डिटेल से पढ़ेंगे कि केंद्र सरकार के कौन कौन से एरोनॉटिक्स, एरोनॉटिक्स का मतलब है कि वायुयान बनाने के कारखाने जो है, ये वायुयान बनाने को जो है कहता है वो एरोनॉटिक्स कहलाता है। और एरोनॉटिक्स के जो भी है वह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कंपनी जो करती है वह बेंगलुरु में करती है, और यह प्रश्न सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया है। तो ये इस तरह से हमारे ये प्रश्न जो है भारत में औद्योगिक, कह सकते हैं ना, औद्योगिक विकास की संस्थाओं के रूप में हम लोगों से पूछे जाते हैं कि कौन कौन से उद्योगों की संस्था जो है की गई है। इसके बाद हम और आगे चलते हैं। और क्या पूरा है, एक पेट्रोकेमिकल्स, मैं पेट्रोकेमिकल्स की भी बात करता हूं। पेट्रोकेमिकल्स की जो है स्थापना की गई थी वो की गई थी अहमदाबाद, गुजरात में, पेट्रोकेमिकल्स के लिए गुजरात। तो इस तरह से यह हमारा एक प्रश्न बन सकता है उद्योगों को लेकर। वेदांता की भी बात करेंगे। वेदांता के जो भी प्लांट्स है वो सब उड़ीसा में लगाए गए हैं, जो है वेदांता के जितने भी है वो सब उड़ीसा में लगाए गए हैं। तो हमारे ये प्रश्न बन सकते हैं, और ये सब हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा है। हमें मुख्य रूप से जो पूछे जाते हैं मैं उनको एक बार अंडरलाइन कर लेता हूं। इनको बहुत बार पूछा गया है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये इसलिए पूछे जाते हैं कि जो भी राज्य चर्चा का विषय बना हुआ होता है उस राज्य को लेकर हमारे कई प्रश्न बनते हैं। अब हम बात करते हैं और कि औद्योगिक विकास के लिए और क्या क्या। तो देखिए औद्योगिक विकास के लिए और क्या किया गया, मैं उनकी भी बात करता हूं। इसके बाद भारत में औद्योगिक प्रदेशों की स्थापना की गई, और वर्तमान में भारत में 8 औद्योगिक प्रदेश हैं। तो 8 औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से हैं उनको लेके भी हमारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो कौन कौन से औद्योगिक प्रदेश हैं हम उनकी बात करेंगे। सबसे पहले हम औद्योगिक प्रदेश की बात करेंगे। एक एक मैं औद्योगिक प्रदेश के बारे में लिखने की कोशिश करूंगा। फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, यहां एक और है, तीन नंबर, 4 नंबर।
5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और लास्ट है यह 8 भारत में प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा औद्योगिक प्रदेश को लेके भी प्रश्न बहुत से पूछा जा सकता है कि औद्योगिक प्रदेश का संबंध किस राज्य क्षेत्र से है। तो देखिए जो 8 औद्योगिक प्रदेश हैं उनमें सबसे पहला है, यह कहलाता है गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश। दूसरा कहलाता है गुजरात औद्योगिक प्रदेश। तीसरा कहलाता है मुंबई, पुणे औद्योगिक प्रदेश। और चौथा कहलाता है कोल्लम, तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम। 7 नंबर कहलाता है बंगलुरु, तमिलनाडु। 8 नंबर कहलाता है विशाखापट्टनम। 5 नंबर कहलाता है छोटा नागपुर। और 6 नंबर कहलाता है हुगली, कोलकाता। यहां 8 औद्योगिक प्रदेश है। तो आपसे संख्यात्मक रूप से पूछा जाता है कि भारत में वर्तमान में कितने औद्योगिक प्रदेश हैं और उनका संबंध कौन कौन से राज्य क्षेत्र से। तो देखिए गुड़गांव, दिल्ली और मेरठ की बात करें, ये हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से हैं। गुजरात की बात करेंगे, ये गुजरात से है। मुंबई, पुणे की बात करेंगे, ये महाराष्ट्र से। कोल्लम, तिरुवनंतपुरम की बात करेंगे तो ये केरल और तमिलनाडु से संबंधित है। बेंगलुरु, तमिलनाडु की बात करेंगे तो ये कर्नाटका और तमिलनाडु से संबंधित है। विशाखापट्टनम की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश से है। छोटा नागपुर की बात करेंगे तो ये झारखंड और बिहार से संबंधित है। मुख्य रूप से ये पूरा झारखंड और बिहार से। और हुगली, कोलकाता की बात करेंगे तो ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। तो कहीं न कहीं यह प्रश्न हमें पूछे जा सकते हैं कि भारत में औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से हैं। सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहते हैं, कंप्यूटर चिप के लिए ज्यादा जो जानी जाती है, कंप्यूटर उद्योग, सॉफ्टवेयर या ये कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए जाना जाता है, इसलिए उसको सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। तो ये था हमारा पूरा एक औद्योगिक प्रदेश। छोटे हैं लेकिन छोटे हमारे औद्योगिक बदलती प्रवृत्तियों में हमें बात करते हैं तो बड़ों की ज्यादा पूछी जाती, छोटे काफी मिलेंगे हमें। और इसके बाद जो सबसे बड़ा परिवर्तन भारत ने किया वह क्या है कि उद्योगों को जो है अलग अलग दर्जा दिया गया, जिसकी हम बात करते हैं, श्रेणियां बनाई गई कि महारत्न कौन कौन से हैं, मिनी रत्न, नवरत्न, इस तरह के प्रश्न भी हम लोगों से पूछे जाते हैं, तो हम उनकी भी बात करते हैं। तो देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले। इसके बाद हम बात करेंगे कि उद्योगों को दर्जा दिया गया, श्रेणियों में नहीं बांटा गया, बल्कि उनको उनके लाभांश के आधार पर और परिसंपत्ति के आधार पर जो एक कॉन्सेप्ट दिया उसको हम लोगों ने जो है कहीं पर महारत्न, कहीं नवरत्न और कहीं हमने मिनी रत्न का दिया। तो वहां से हमारा एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में कौन कौन से जो है मिनी रत्न के प्राप्त कितने हैं, नवरत्न प्राप्त कितने हैं, कौन कौन से महारत्न हैं। और महारत्न को लेकर प्रश्न इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि हाल ही में वर्ष 2017 में जो है भारत सरकार द्वारा एक कह सकते हैं ना कंपनी या एक उद्योग को जो है महारत्न का दर्जा दिया। तो प्रश्न बन सकता है कि कौन सी महारत्न का दर्जा प्राप्त कंपनी है। और वहीं अभी जो हमारे चुनाव हो रहे हैं, निर्वाचन जो है चुनाव हो रहे हैं, तो इसमें जो है एक नया कॉन्सेप्ट हमारे लिए है, कह सकते हैं ना केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने जोड़ा है। मैं उसकी बात इसलिए करना चाहूंगा कि ये हमारे लिए एक नया कॉन्सेप्ट है कि भारत में अभी जो चुनाव हो रहे हैं यानी जो है तो चुनाव में चुनाव संबंधी जो कार्य होता है वह सब हमारे लिए जो है केंद्रीय निर्वाचन आयोग का कार्य है, जो कि जिसका मुख्य कार्य राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधानसभा और लोकसभा के चुनाव करवाने का मुख्य रूप रहता है। तो जो
ये चुनाव का है, तो इसमें जो एक ईवीएम मशीन का जो प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है, तो वह जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कौन सी कंपनी बनाती है, तो उसने, और वर्तमान सरकार ने, या कह सकते हैं वर्तमान में जो है इलेक्शन में एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसका नाम सुना होगा वीवीपैट। और वीवीपैट जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर है जिसमें जो है कह सकते हैं ना कि मतदान में जो है पारदर्शिता लाने के लिए, मतदान में पारदर्शिता लाने के लिए एक केंद्रीय निर्वाचन आयोग का एक नया कॉन्सेप्ट आया है। तो वह कॉन्सेप्ट कहीं न कहीं हम लोगों को उद्योगों से लेकर पूछा जा सकता है कि ईवीएम मशीन का जो है निर्माण भारत में कौन सी कंपनी करती है, और वह कंपनी कौन सी है, मिनी रत्न है कि महारत्न है या जो है नवरत्न है। तो हमारा प्रश्न भी यह बन सकता है, तो मैं उनकी भी बात करूंगा कि कैसे प्रश्न हम लोगों से पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले बात करता हूं मैं महारत्न की। कि भारत में महारत्न कंपनियां कितनी हैं, तो वर्तमान में भारत में 8 है वो महारत्न कंपनियां हैं। और यह महारत्न कंपनियों का जो कॉन्सेप्ट आया वह वर्ष 2009 में आया। वर्ष 2009 से जो है कंपनियों को महारत्न कंपनियों का दर्जा दिया गया। महारत्न कंपनियों के लिए क्या आवश्यक शर्त हैं, तो उसके लिए 2 शर्तें हैं कि विगत 3 वर्ष का औसत वार्षिक लाभांश 2500 करोड़ रुपए और औसत परिसंपत्ति 10,000 करोड़ रुपए और नवरत्न दर्जा प्राप्त हो, वो कंपनियों महारत्न की कंपनी की दर्जा दिया जा सकता है। वर्तमान में 8 कंपनियां हैं जिन्हें महारत्न का दर्जा दिया गया है, और महारत्न का दर्जा देने का कॉन्सेप्ट जो आया वह 2009 में आया है। यहां से हमारा प्रश्न जो बनता है कि भारत में कौन कौन सी कंपनियां जो महारत्न का दर्जा प्राप्त है, तो देखिए मैं उनकी भी बात करूंगा कि कौन कौन सी कंपनियां महारत्न का दर्जा प्राप्त करता है। तो ये इसके अंतर्गत आप नोट कर लीजिए कि महारत्न के लिए कौन कौन से कॉन्सेप्ट है। ये हमारा प्रश्न पूछा जाता है कि महारत्न कंपनियों के संदर्भ में कौन कौन सी है। सही है। अब कौन कौन सी कंपनियां हैं जिन्हें महारत्न का दर्जा दिया जा चुका है, तो मैं उन कंपनियों की बात करूंगा जिन्हें महारत्न का दर्जा दिया जा चुका है। महारत्न दर्जा प्राप्त उपक्रम कौन कौन से हैं? सबसे पहला है IOL, इंडियन ऑयल लिमिटेड, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, और इसको वर्ष 2010 में महारत्न का दर्जा दिया गया। दूसरी है NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है, और इसे भी 2010 में जो है महारत्न का दर्जा दिया गया। तीसरी है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसका मुख्यालय है देहरादून में, और इसको भी 2010 में जो है महारत्न का दर्जा दिया गया। इसके बाद चौथी है सेल,
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसे भी 2010 में महारत्न का दर्जा दिया गया। पांचवी की बात करेंगे तो वह है कोल इंडिया, इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है और इसे वर्ष 2011 में जो है महारत्न का दर्जा दिया गया। इसके बाद छठी है BHEL, भेल, इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है और वर्ष 2013 में इसे महारत्न का दर्जा दिया गया। जो सातवीं है उसका नाम है गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में और 2013 में इसको महारत्न का दर्जा दिया गया। और आठवीं है जिसका नाम है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका मुख्यालय है मुंबई में और 2017 में इसे महारत्न का दर्जा दिया गया। तो कहीं न कहीं हमारा यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि कौन कौन सी कंपनियां महारत्न दर्जा प्राप्त है और निम्न में से इनका मुख्यालय कहाँ पर है और इनको कब कब महारत्न का दर्जा दिया गया है। तो हमारे से यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये था हमारा महारत्न प्राप्त कौन कौन सी कंपनियां। उसके बाद हम बात करते हैं नवरत्न की। तो देखिए नवरत्न का जो कॉन्सेप्ट है वह है कि कोई भी कंपनी, पहला तो उसका है कि वह मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त हो और कुछ मानक दे रखें, उन 6 मानकों में उनका स्कोर 60 हो। जो मानक दे रखे उनमें जो है उसका स्कोर जो है 60 या उससे अधिक हो, उन कंपनियों को नवरत्न का दिया जाता है। और वर्तमान में 16 जो कंपनियां हैं वो नवरत्न दर्जा प्राप्त कंपनियां हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मिनी रत्न की। तो मिनी रत्न में 2 कैटेगरी है, मिनी रत्न फर्स्ट और मिनी रत्न सेकंड। ये 2 कंपनियां हैं कि मिनी रत्न फर्स्ट के लिए और मिनी रत्न सेकंड। मिनी रत्न फर्स्ट की बात करें तो इसमें जो है, अब ये जो है नवरत्न का जो कॉन्सेप्ट ये आया 2002 में और मिनी रत्न का जो ये कॉन्सेप्ट आया था ये आया था 1997 में। कि कंपनियों को जो है उनके लाभांश और उनके परिसंपत्तियों के आधार पर दर्जा देने के लिए सबसे पहले मिनी रत्न का कॉन्सेप्ट 1997 में आया, 2002 में जो है नवरत्न का और 2009 में जो है महारत्न का आया। वर्तमान में 60 कंपनियां हैं वह मिनी रत्न फर्स्ट का प्राप्त हैं और 15 जो कंपनियां हैं वह आपकी मिनी रत्न सेकंड का दर्जा प्राप्त है। 16 कंपनियां नवरत्न हैं और 8 कंपनियां है वो महारत्न का है। हमारा सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है महारत्न को लेके कि महारत्न का जो है इसमें कुछ मानक दे रखे हैं, उनके औसत लाभांश को, उनकी परिसंपत्तियों को, उनके व्यवसायिक गतिविधियों को, इस तरह से पूरा जो है एक 100 मानक का एक पूरा स्कोर का एक 10 मानक है, उनमें से 6 मानकों में उसका यदि स्कोर 60 हो जाता है तो उसको नवरत्न का दर्जा दिया जाता है। लेकिन वह कंपनी मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त होनी चाहिए। और यहां से एक प्रश्न आता है कि राजस्थान की एकमात्र कंपनी थी मिनी रत्न दर्जा प्राप्त, जिसको कहते हैं अपन राजस्थान इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स थी, जिसको भारत सरकार द्वारा 2016 में अधिग्रहण कर दिया गया। तो जब हम राजस्थान की ज्योग्राफी की बात करेंगे तो हम इनकी जरूर बात करते हैं कि राजस्थान में उद्योगों को पढ़ेंगे तो उसमें हम उनकी बात करेंगे। अभी हम केवल भारत के संदर्भ में जो बनते हैं ये बनते हैं। और ये हमारा एक पूरा था कि किस तरह से उद्योगों का विकास, हमारे लिए औद्योगिक विकास हुआ। फिर एक और कॉन्सेप्ट जो हमारे यहाँ बनता है अभी जो है की गई है, जिसको कहा जाता है अटल बिहारी वाजपेयी की देन है। आप लोगों ने पढ़ा होगा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सड़क परिवहन के साथ साथ औद्योगिक विकास के लिए कई गलियारों की स्थापना की गई, जिसमें हम बोलते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का नाम सुना होगा आपने, उत्तर दक्षिण गलियारा का नाम सुना होगा, पूर्व पश्चिम गलियारे का नाम सुना होगा। तो कहीं न कहीं वो प्रश्न भी हम लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो मैं उन प्रश्नों को थोड़ा सा मैं लूंगा क्योंकि कहीं न कहीं हमारा वह एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी रहता है। तो देखिए आप लोगों से जो तैयारी कर रहे हैं मैं उनके लिए बता रहा हूं, जो सेकंड ग्रेड के लिए एग्जाम दे रहे हैं, तो विशेष रूप से वो जो है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना एक
पूर्व पश्चिम गलियारा और उत्तर दक्षिण गलियारा जो है उनको राजस्थान के संदर्भ में और भारत दोनों के संदर्भ में जो है जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि उनका जो कॉन्सेप्ट जो पूछा जाता है या तो राजस्थान के संदर्भ में पूछा जाएगा कि वह राजस्थान के कौन कौन से जिलों से गुजरते हैं, या राजस्थान के जो है जो मेरा प्रश्न होना था उनका आंसर दे दिया है अभय जी ने कि जो उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा है वो एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, झांसी में काटते हैं। ये बात सही है आपकी, और ये प्रश्न RS 2013 जो रद्द कर दी गई थी उसमें ये प्रश्न पूछा भी गया था कि ये दोनों जो है उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं। तो देखिए हमें जो है प्रश्न को कैसे समझना है कि जो भी चर्चा का विषय बना हो, अभी चाहे वो राजनीतिक दृष्टि से हो, चाहे वो ऐतिहासिक दृष्टि से, चाहे ज्योग्राफिकल दृष्टि से, जो भी राज्य जो है चर्चा का विषय बना हुआ है उस राज्यों को लेके कहीं न कहीं हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसलिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना को लेके हमारा है प्रश्न, इसलिए कि ये अटल बिहारी वाजपेयी भारत में जो है सड़कों का विकास किया गया था, वो किया गया था प्रधानमंत्री भारत जोड़ो सड़क योजना के माध्यम से किया गया था, जिसकी स्थापना जो है शुरुआत 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय की गई थी। तो कहीं न कहीं हमें जो है अब आता है ईवीएम मशीन कौन बनाता है, मैं आपको बता देता हूं कि जो ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो बनाती है वो बनाती है बेल, जिसको बोलते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जबकि भेल अलग है, यह है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जबकि यह है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ईवीएम मशीन जो बनाने का कार्य करती है वो बेल करती है, जिसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। और इसलिए यह प्रश्न बन सकता है कि 3 कंपनियां यहां से उठा दे और एक कंपनी ये लिख दे, पूछा जाए निम्न में से कौन सी महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनी नहीं है। तो इस तरह से यह हमारा पूरा भारत में औद्योगिक विकास और उसकी बदलती प्रवृत्तियों के लिए जो टॉपिक था यह था। अब हमारा एक टॉपिक और रहा है, उसकी भी हम बात करेंगे। साथ में करंट में भारतमाला सड़क परियोजना, जैसे परिवहन हमारे नहीं सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम परिवहन में केवल हम उन्हीं की बात करेंगे जो औद्योगिक विकास के संदर्भ में। हालांकि भारतमाला जो परियोजना है इसमें भारत के बंदरगाह क्षेत्र को जोड़ने की बात की गई है कि सड़क मार्ग से उनको कैसे जोड़ा जाए। वीवीपैट जो है मशीन बनाती है वो बेल बनाती है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL, जिसका मुख्यालय है बेंगलुरु में है। और भारत परियोजना क्या है कि भारत के जितने तटीय बंदरगाह है उनको आपस में जोड़ने के लिए जो है एक सड़क मार्ग का निर्माण किया जा रहा है भारतमाला परियोजना के अंतर्गत, जिसको सागरमाला परियोजना के लिए भी है। मॉकपोल के लिए वीवीपैट का इस्तेमाल करते हैं नहीं, वीवीपैट एक जो है इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर है जो एक प्रिंटर के रूप में रहेगा, जिसमें मतदाता जो है अपने द्वारा दिए गए वोट को जो है देख सकता है कि उसने उसका वोट किसको दिया, किस प्रत्याशी को दिया, किस चुनाव चिन्ह को दिया, किस व्यक्ति विशेष को कितने नंबर पर दिया है। तो कहीं न कहीं वीवीपैट हम लोगों से वीवीपैट उसका पूरा नाम है PAT, इलेक्ट्रॉनिक का प्रिंटर है, और इसका निर्माण या ईवीएम के साथ जुड़ा हुआ अटैचमेंट रहता है। तो उसमें यह हमारा प्रश्न बन सकता है कि इसका निर्माण कौन सी कंपनी का। स्वर्णिम चतुर्भुज जैसे ही भारतमाला है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में भारत के 4 महानगरों को जोड़ने की बात की गई है, जबकि भारतमाला परियोजना में जो है भारत के प्रमुख तटीय बंदरगाह और औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ने की बात की गई है। मोतियों की माला, यह बात है मोतियों की माला, ये चाइना का कॉन्सेप्ट है कि किस तरह से भारत को घेरा जाए अलग अलग जगह अपने। तो मोतियों की माला ये चाइना का कॉन्सेप्ट है, जबकि भारत का भारतमाला परियोजना, जिसको सागरमाला परियोजना के नाम से भी जानते हैं, एक और परियोजना है। तो ये हमारा पूरा एक औद्योगिक क्षेत्र को लेकर प्रश्न था, पूरा कॉन्सेप्ट था हमारा कि किस तरह से हमको है। तो इसलिए अब जब हम राजस्थान की बात करेंगे तो इन सबको हम राजस्थान से अटैचमेंट करेंगे। इसमें से कौन कौन सी राजस्थान से जुड़ी हुई है, तो राजस्थान से जुड़ी हुई चीज़ें भी हम लोगों से पूछी जाती है, तो उनका भी हम लोग करेंगे। ईवीएम का पहला प्रयोग भारत में कब किया गया, ये सब चीज़ें दैट इज इतिहास बन चुकी है। और इतिहास को लेके इन चीज़ों को नहीं पूछा जाता, प्रश्न पूछा जाता है। जैसे महारत्न की सीमा की बात करेंगे तो वो उसमें है कि अपनी जो है परिसंपत्ति का जो है 50% तक का उसमें वहाँ इन्वेस्ट कर सकती है, जो है 50% इन्वेस्ट कर सकती है। तो ये था हमारा पूरा एक औद्योगिक। अब बात रही है हमारी कृषि की। तो देखिए कृषि में हम बदलाव की बात करें, कृषि में भी हमारे 2 तरह के बदलाव होंगे, संस्थागत बदलाव होंगे और जो है नीतिगत बदलाव होंगे। शुष्क बंदरगाह क्या है,
ये सब शुष्क बंदरगाह के अंतर्गत हम बात करेंगे। ऐसे जो है औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण करना और वहां से हम किस तरह से औद्योगिक विकास को बढ़ावा दे सकते हैं, जैसे जिससे माल की आवाजाही की जा सके, ऐसे बंदरगाहों को जो स्थल क्षेत्र में शुष्क बंदरगाह के नाम से जाने जा रहे हैं। तो ये था हमारा पूरा जो है परिवहन हमारा नहीं है। यदि परिवहन होता तो शायद हम इसको परिवहन से जरूर जोड़ते। हम केवल औद्योगिक विकास के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं हम उनकी, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है, क्योंकि सिलेबस पर फोकस करिए। सिलेबस कहता है कि भारत में बदलती औद्योगिक प्रवृत्तियां के उद्योगों के विकास के लिए क्या क्या बदलाव किए। तो दो बदलाव है, नीतिगत और संस्थागत। संस्थागत में उद्योगों की स्थापना कहाँ की गई और नीतिगत में उनके औद्योगिक विकास के लिए कौन कौन सी नीतियां बनाई गई। और ये था हमारा पूरा एक आज का कॉन्सेप्ट। बाकी सब जो है नेक्स्ट क्लास मिलेंगे हम आपसे। भारत में बदलती कृषि प्रवृत्तियों के साथ साथ मैं कुछ प्रश्नोत्तर लेके आऊंगा भारत की ज्योग्राफी के लिए, और उसमें हम लोग जो है भारत की ज्योग्राफी का पूरा जो है जितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लगभग मैं 50 से 100 क्वेश्चन की एक पूरा लेके आऊंगा, जो आपके लिए एक पैकेज होगा, कह सकते हैं प्रश्न उत्तरी पैकेज। हो सकता है कि वहां से कई क्वेश्चन आप लोगों को जो है आरपीसी द्वारा एग्जाम्स में मिलेंगे और वैसे ही प्रश्न पूछे आएंगे। तो जो हमारा अगली जो क्लास होगी वो प्रश्न उत्तरी के साथ साथ कृषि की बदलती प्रवृत्तियों के साथ होगी। तब तक के लिए सभी को मेरे ओर से एक बार फिर थैंक्स और गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download Utkarsh Classes Jodhpur app from the Play Store for more PDF materials, online classroom programs and attractive combos.